आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज गूंज में मसला देश के सिरमौर को लेकर होगा। चर्चा उस जम्मू कश्मीर की जहां पर लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती चली जा रही है और इस बार मैं कश्मीर को थोड़ा अलग रखूंगी क्योंकि पहले फोकस कश्मीर पर हुआ करता था और इस बार एक के बाद एक पिछले 4 दिनों में जो आपके सामने आया है उसने चिंता में सबको डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 9 जून से लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। 9 जून को जम्मू के रियासी में मां वैष्णो देवी के दर्शन से लौट कर आ रही टूरिस्ट बस पर आतंकियों ने कायराना हमला कर दिया। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 यात्री घायल हो गए। हमले के 2 दिन बाद यानी 11 जून को, और बहुत गौर से सुनिएगा इस पूरी टाइमलाइन को, 9 जून आपने देखा, उसके बाद 11 जून को कठुआ में आतंकियों ने गांव में घुसकर डेरा जमाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने छापेमारी की, 2 आतंकी उसमें मारे गए, 1 आम आदमी घायल हुआ। ठीक उसी दिन जम्मू के डोडा में क्यूआरटी टीम, उस पर आतंकी हमला हो जाता है, 5 जवान घायल हो जाते हैं। 12 जून को फिर डोडा में ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आती है। 1 जवान के घायल होने की खबर भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देखी होगी। ये खबरें पिछले 4-5 दिनों की है। हमले का केंद्र इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको? जम्मू नजर आ रहा है। धारा 370 हटने के बाद ज्यादातर आतंकी वारदात की जो खबरें हैं वो कश्मीर से आती रही है। आप जानते हैं पहले कश्मीर घाटी जो है वो केंद्र हुआ करता था। अब क्या हो रहा है, ये शिफ्ट होकर आ चुका है जम्मू में। डोडा, रियासी, कठुआ, कश्मीर घाटी जो टारगेट पे हुआ करती थी वहां से मामला शिफ्ट होकर आप देख रहे हैं ब्लिंक करते हुए बिंदु आपको नजर आ रहे होंगे। और अचानक चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद ये आतंकी हमले जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पंजाब और अयोध्या में भी आतंकी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण इलाके, यानी पहले कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, जम्मू के बाद अब पंजाब में भी हाई अलर्ट और पंजाब के बाद अयोध्या, उत्तर प्रदेश की नगरी अयोध्या, फैजाबाद में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को लेकर भी खबर आ रही है कि यह आतंकियों के निशाने पर है। जो खबरें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी ये सोच रहे हैं कि केंद्र की सरकार संख्या के लिहाज से ताकतवर शायद इस वक्त नहीं है, नंबर गेम पर ज्यादा चल रहा होगा दिमाग और ध्यान, तो ये सही मौका है भारत में आतंक का जाल फैला लिया जाए। लेकिन शायद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी आतंकी भूल गए हैं। उनको आज ये बात याद दिलानी जरूरी है। भारत अपने खिलाफ, इस मुल्क के, इस मिट्टी, इस वतन के खिलाफ जो कोई साजिश रचता है उससे बदला लेने में, उसे सबक सिखाने में बहुत अच्छी तरीके से अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बलों को खुली छूट है कि आतंक के हर पनाहगार पर एक्शन लिया जाए। देश के दुश्मन को हमारे सुरक्षा बल कैसे खत्म करेंगे वो सुरक्षा बल तय करेंगे, वो हमारे सैनिक तय करेंगे, हमारी सेना तय करेगी, जैसे पहले किया था। और इसीलिए कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में कश्मीर पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडित, वो बिना किसी खौफ से आज के मेले में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है, एक का जवाब 10 से लेने के लिए तैयार है। लेकिन आज भारत में रह रहे उन लोगों से भी एक सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। 4000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी का दर्द तो बड़ा नजर आता है। फौरन जो है बड़े बड़े अपने ट्वीट्स और अपने एक्स पोस्ट और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज छाप ली जाती है। ऑल आइज ऑन राफा, हाँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। उन लोगों में से कितनों को रियासी कहां है ये पता है? संवेदना और गुस्से की बात राफा की तो उनके अंदर जाग जाती है, लेकिन जब बात रियासी की होती है तो कहां छुप जाते हैं? उंगली पर क्विक फिक्स लगाकर कैसे होठों पर रख लेते हैं और कीपैड पर क्यों उंगलियां चलना बंद हो जाती है? आज गूंज में इस बात को लेकर चर्चा करनी जरूरी है कि भारत आतंकी हमले पर अब क्या जवाब देने वाला है। सबकी नजर इस पर है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे दी है। जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है।
जिसमें उसने 2001 में राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा जरूर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन जैश ए मोहम्मद ने यह धमकी भरा ऑडियो जारी किया है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। ये आतंकी ये नहीं जानते हैं कि यहां कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की सेना जानती है कि तुम्हारी नब्ज कहां दबानी है। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। और मेरे सहयोगी आपको 2 और इस वक्त नजर आ रहे हैं इन सारे सवालों का जवाब। रिफत अब्दुल्ला जो है हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और समीर भट्ट भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिस्पांस आप तीनों से चाहूंगी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू में। शुरुआत ओपी आपसे कर रही हूं। इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से आपके पास क्या सूचना है, वो सूचना जो दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है बहुत से लेवल पर ओपी काम हो रहा होगा अभी, लेकिन एक के बाद एक हमले और अब तक किसी तरह का कोई ऐसा ठोस एक्शन नहीं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल रूपका, मैं आपको बता दूं तो एक के बाद एक लगातार हमले आतंकवादी संगठन द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी सरकार की शपथ ग्रहण ले रहे थे, ठीक उसी दिन आईएसआईएस ने जो है एक अपना लेटर जारी किया था और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि महमूद गजनबी की तर्ज पर इंडियन किंग अब आप हमले झेलने के लिए तैयार रहें। और आप देखें रूपका, उसके बाद से लगातार हमले हो भी रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को संभवतः कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की पूरी निगाहें अब जम्मू कश्मीर की तरफ हैं। जितनी भी घुसपैठ जम्मू में इन दिनों सामा के जरिए हुए हैं, उन सभी के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। और इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनियों को वहां तैनाती के लिए कह दिया गया है। यानी आने वाले दिन में कुछ और बड़े एनकाउंटर्स देखने को मिल सकते हैं। रूबिका, बड़े एनकाउंटर्स देखने को मिल सकते हैं, ये ओम प्रकाश की तरफ से बड़ी जानकारी। और आपको मैं यकीन दिला देती हूं कि ओम प्रकाश जब सूत्रों का जिक्र करते हैं तो वो तमाम वो सूत्र हैं जो वाकई इस वक्त इस मसले पर न सिर्फ डिस्कशन कर रहे होंगे बल्कि स्ट्रैटेजी तक तैयार कर चुके होंगे। हमारे साथ रिफत भी मौजूद है। रिफत, बार बार इस मसले पर चर्चा हो रही है कि एक वक्त था जब कश्मीर टारगेट पर हुआ करता था इन आतंकियों के, और एक के बाद जो एक हमले हुए हैं वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए, और स्पेशली चुनाव के नतीजे आने के बाद ये क्या बताता है? देखिए रूबिका, बिल्कुल जिस तरीके से हमले हो रहे हैं जम्मू में, ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंसी का रुख जो है वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि आज मैंने बात की एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार से, उन्होंने कहा कि मल्टीलेयर सिक्योरिटी यहाँ पे रख दी गई। आज जिस तरीके से आपने कहा कि खीर भवानी मेला भी था और साथ ही अमरनाथ यात्रा भी अब शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए सिक्योरिटी के सख्त प्रबंध किए गए। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक एरिया है, ये गुलमर्ग शाहरा है, श्रीनगर गुलमर्ग रोड, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नाके लगा दिए गए हैं और जगह जगह पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी का यहाँ पे प्रबंध किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो जगह जगह पे यहाँ पे अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी आना है 20 तारीख को, और 21 तारीख को एक योगा इवेंट में वो शिरकत करेंगे। चूंकि 21 तारीख को वर्ल्ड योगा डे है, तो ऐसे में चुनौती सिक्योरिटी की रहती है। लेकिन जिस तरीके से एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी जगह जगह पे बढ़ा दी गई है, ड्रोन सर्विलेंस शुरू कर दी गई है और नाके लगा दिए गए हैं सड़कों पे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भी नाका लगा दिया गया है जी। तो सिक्योरिटी जो है बड़ी टाइट कर दी गई है। ओके रिफत, सिक्योरिटी टाइट है। रिफत हमें वहां की तस्वीरें बता रहे हैं और वहां जम्मू से समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जरा ये बताइए कि जम्मू में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि इस मसले पर बातचीत तो हो ही रही होगी। उधर पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब और पंजाब के बॉर्डर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब से भी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं इस पर जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले समीर,
जम्मू में इस वक्त लोग आपस में इस मसले को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो कश्मीर में हुआ करता था अब वो जम्मू में हो रहे हैं। तरह से रियासी में अटैक हुआ, शिवखोड़ी एक यात्री बस जा रही थी, उसको जिस तरह से निशाना बनाया गया। अब जो सबसे बड़ी चिंता है, लोग भी इसकी बात कर रहे हैं, वो है अमरनाथ यात्रा जो कि 29 तारीख से चल रही है। और जम्मू क्योंकि सबसे पहला बेस कैंप है यात्रियों का, और यहाँ पे हम लगातार कई सालों से कवर भी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री आ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज है, कंसर्न तो है लेकिन मनोबल में कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, आप हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि खासकर जो सीमावर्ती इलाकों में। समीर, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। पठानकोट के एसएसपी सुहेल कासिम मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुहेल कासिम मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि बकायदा वहां आसपास के जो इलाके बॉर्डर एरियाज है, जम्मू कश्मीर से लगते हुए और पंजाब से लगते हुए, वहां पर भी आतंकी हमले कर सकते हैं। क्या जानकारी है सर? इसमें बेसिकली इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन JNK एंड जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे उभरी है पिछले कुछ दिनों में, तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है पंजाब के, वहाँ पे देयर इज अ स्टेट ऑफ कॉशन एंड वी आर ऑन अलर्ट। तो उसमें एडिशनल फोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला एंड सो ऑन। तो इसमें वी हैव बीन कन्वीनिंग हाई लेवल मीटिंग्स विद आर्मी, BSF या जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। So इसमें vital intelligence inputs they have been shared and operational strategies have also been discussed. और जैसे सुहेल साहब, क्या इस मसले पर भी चर्चा हुई है कि अचानक चुनाव के नतीजों के आने के बाद, ऐलान के बाद ये आतंकी अलर्ट और ये आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं जम्मू में स्पेशली, और उसके बाद पंजाब का भी जिक्र हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या का भी? इसमें जैसे हमारे पास इनपुट्स आई है और हमने ये किया है कि हमने मतलब अपना जो पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीबडी इज कॉशियस सो दैट एनीथिंग ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन जम्मू इट इज नॉट रेप्लिकेटेड हियर। एंड तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी आर देयर एंड वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट सो दैट ऐसी कोई चीज यहाँ पे ना हो इन पंजाब। एंड वी हैव आल्सो कनेक्टेड विद आवर VDCs जो विलेज डिफेंस कमिटीज है, उनको हमने सेंसिटाइज करा। वी आर कैरिंग जॉइंट कासोज विद BSF एंड जो पंजाब पुलिस की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ऑन बॉर्डर, वी हैव स्ट्रेंथेंड दैट एंड वी हैव पुट इट इन स्टेट ऑफ रेडीनेस। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और जिस मुस्तैदी के साथ आप वहां पर काम कर रहे हैं और जिस मुस्तैदी के साथ, चाहे वो BSF के साथ जॉइंट ऑपरेशन हो या फिर बाकी तमाम जो इनपुट्स आ रहे हैं उसे साझा बाकी सुरक्षा बलों में किया जा रहा है, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो SSP सुहेल कासिम मीर को आप सुन रहे थे, पठानकोट के SSP, जो ये बता रहे थे कि इनपुट्स लगातार हमें मिल रहे हैं और इसीलिए हमने सुरक्षा को पुख्ता कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़ चुके हैं अमृतसर से, उनका रुख करते हैं। राजीव, किस तरीके के इनपुट इस वक्त आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से DGP पंजाब ने 2 दिन पहले सभी जो जिलों के SSPs हैं, कमिश्नर हैं, उनके साथ मीटिंग की और एक अलर्ट जारी किया। कि सबसे पहले ये समझने की बात है, जैसे आपने जिक्र किया कि पहले कश्मीर घाटी और अब जम्मू, और जम्मू के बिल्कुल साथ सटा हुआ है पंजाब का बॉर्डर। और पंजाब के अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो पठानकोट और कठुआ बिल्कुल एक साथ सटे हुए हैं दोनों जिले। हालांकि वो एक पंजाब का जिला है, एक जम्मू कश्मीर का है। तो अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो पंजाब के दीनानगर और पठानकोट में भी आतंकी हमले हो चुके हैं। हालांकि उस समय भी ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में शांति है, लेकिन पंजाब को निशाना बनाया गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के हमें देश के किसी भी सूबे में जाना है तो सबसे पहले पंजाब से ही होकर जाना होगा। तो इसलिए एक आशंका जरूर जताई जा रही है कि अगर जम्मू कश्मीर के बिल्कुल जो पंजाब और जम्मू का बॉर्डर है, अगर उसके साथ सटे इलाकों में इस तरीके से हमले हो रहे हैं तो पंजाब को भी निशाना बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ, एक तरफ पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सबका, मेरे सारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये इनपुट हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए आज गूंज में ये सवाल पूछना जरूरी है कि वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो जानी चाहिए,
वो लोग जो ये कहते हैं कि देखिए सब करके देख लिया, अब तो बातचीत की मेज पर हमें पाकिस्तान के साथ बैठ जाना चाहिए, वो ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं। आज इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीलोफर मसूद इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक दिखाई दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ जनरल के सिन्हा साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी भी आपको दिखाई दे रही है। शुरुआत नीलोफर मसूद साहिबा मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्या वाकई वो पाकिस्तान जो बार बार, अभी देखिए चुनावी नतीजे आए नहीं है कि एक के बाद एक अटैक फिर से शुरू हो गए हैं, क्या पाकिस्तान बात करने लायक है जब तक वो खुद को कंट्रोल नहीं कर लेता, आतंक को खत्म नहीं कर लेता है? नीलोफर साहिबा, अब मैं आपको इसलिए नहीं सुन पा रही हूं कि शायद आपने उसे म्यूट पे रखा हुआ है ना। मैं दुरुस्त करती हूं और उसके बाद आपके पास आती हूं। आरजू काजमी, पाकिस्तान ने अचानक, और ये आतंकी हमले इसलिए, देखिए हमारे पास तो इनपुट है और वो इनपुट ये बता रहा है कि जब हम यहाँ सर्च ऑपरेशन कर रहे थे ना आरजू, तो उस सर्च ऑपरेशन में हमें साफ तौर पर ये दिखाई दिया है कि आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के संबंध में थे, उनके टच में थे। कैसे? ये कठुआ मुठभेड़ में जो आतंकी मारा गया था उसके बाद से हैदर के बैग से पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए जो खरीदा गया माइक्रो सैटेलाइट संचार उपकरण है ना, वो बरामद हुआ है। यानी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ सेना पाकिस्तान की इस्तेमाल करती है और ये बरामद हुआ है, और इससे ये कंक्लूजन है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ दुरुस्त नहीं है। देखिए, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी आगे जाके काम कर रही है और आपको वाकई में हर तरह से यकीन है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या पाकिस्तान की तरफ से कोई ग्रुप इन्वॉल्व है, तो आप पाकिस्तान से बात कीजिए, ये सारी चीज़ उनके सामने रखिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताइए कि जी ये चीज़ें हमें मिली हैं और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हुआ है। कि आप कैसे ये कह सकती है कि उनके सामने रखें और कोई नतीजा निकल कर आएगा? अभी जनरल सिन्हा आपको बता देंगे, तहसीन भी बता देंगे और जफर इस्लाम भी आरजू के इतनी बड़ी बड़ी पोथी भेजी गई थी, डॉजियर्स भेजे गए थे, क्या उसका कुछ उस मसले का कोई हल निकला? मगर इसके अलावा और दूसरा हल क्या है? अगर आपके पास हर तरह के प्रूफ्स हैं तो ये यकीनन सबसे पहले पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को दिखाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तभी कुछ आगे होगा। इस तरह से सिर्फ अगर मैं और आप बैठ के सिर्फ कह देंगे कि ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन तो कोई नहीं हो पाएगा। नहीं तो एक्शन होगा ना, एक्शन फिर ऐसे होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एक्शन फिर ऐसे होगा कि एयर स्ट्राइक होगी, एक्शन फिर ऐसे होगा कि जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा इसलिए नजर नहीं आता। जनरल सिन्हा, क्या कोई और चारा नजर आता है? आरजू ये कह रही है कि टेबल पर आपको ये सबूत तो रखने होंगे। रुबिका, जय हिंद। आरजू अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप आरजू बहुत बदली से अब इनके सुर भी दिखाई देने लगे हैं। इन्होंने भी शायद ISI के साथ अपने सुर मिलाने शुरू किए हैं। देखिए रुबिका, आपने बहुत बड़ी बात कही। हमने पठानकोट का आपने जिक्र किया, वहां पर तो हमने पूरा बुला लिया था उनके पूरे के पूरे इंटेलिजेंस के तंत्र, और हमारे उसके 6 दिन पहले पठानकोट में जब हुआ था हमला, और उरी के पहले की बात है, हमारा प्रधानमंत्री तो खुद चले गए थे वहां। तो आप बताइए, एक प्रधानमंत्री बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक हमला होता है 6 दिन के बाद, और पठानकोट में आप उनके पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी को, ISI के भी नुमाइंदे आए थे। क्या हुआ? उरी, पुलवामा, यही हुआ ना। पुलवामा के बाद जब आपने अपग्रेडेशन किया 2019 में, और आपने स्ट्रेटजी बनाई, टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, और वो यील्ड कर रहा है। अभी बौखलाहट क्या है आरजू? आपको पता होगा, आपके सेनाओं के बीच में हमें भी इंफॉर्मेशन है, 22-23 लोग तो मारे गए ना, टॉप आपके लीडर्स जो ये चीजें करते थे। अब वो बौखलाहट अब दिखाई देती है। आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो भाई हैं, वो तो दौड़े गए थे अभी जब ये चल रहा था ना, हमारा ओथ सेरेमनी के पहले गए हैं। आपका पूरा चाइना की तरफ से चलाया हुआ ये मुद्दा है। और देखिए, रुबिका ने बहुत अच्छी कवर की, उनके जितने उनके सहयोगी थे वो पंजाब से भी थे और जम्मू कश्मीर थे। ये K2 प्लान सबको पता है।
जो भी सिक्योरिटी के अंदर में है, जो खालिस्तान को आप करना चाह रही हैं और जो कश्मीर को करना चाह रही हैं, 2.5 फ्रंट का आज का मौका, क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर। हाँ, देखिए रूबिका, ये छोटी लेकिन चीज K2 नहीं। मैं K2 पे जरा जिक्र करना चाहती हूँ। उससे पहले आरजू, बदले बदले सरकार नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बदली नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो वो बिल्कुल अथॉरिटीज को दिखाइए, और भारत को पूरा हक है कि वो अपनी जमीन की जो है हिफाजत करे और एक्शन करे उसके ऊपर। आप इतनी सर, बल्कि मैं क्या हो गया नहीं आपको? सर, मैं तो ये तक कह रही हूँ सर, कुछ नहीं सर, मैं तो ये तक कह रही हूँ कि पाकिस्तान को अर्जु, मैंने आपसे डिबेट कर देना चाहिए भारत में। आप सच्चाई से दूर भाग रही हैं। अरे पर जनरल सिन्हा थोड़ा नहीं, थोड़ा तो आपको ये समझना होगा ना, वो कहाँ बैठी हुई है? पाकिस्तान में बैठी हुई है ना। आप क्या चाहते हैं? मतलब आरजू जो है हाथों में तिरंगा थाम ले क्या? इतना तो हमको आरजू की परेशानी को समझना होगा ना। आरजू, मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी परेशानी को समझ रही हूँ। आप कह रही टेबल पे रख दीजिए सारे सबूत। जफर इस्लाम साहब, क्या सरकार टेबल पर रखेगी सारे सबूत पाकिस्तान के? देखिए, सरकार जो करेगी वो सरकार लोगों के बीच में दरमियान में वो बातें नहीं बताती है। सरकार अपना काम करती है, चाहे उसको सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या कुछ इस तरह का एक्शन करना हो, मिलिट्री एक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, वो सरकार जाहिर है इस बात को लोगों के दरमियान नहीं रखती, वो अचानक करती है। मैं इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान में से जो भी आतंकवादी भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो नापाक हरकत जो है उसका जवाब भारत की सरकार जरूर देगी। जाहिर है चिंता इस पे प्रधानमंत्री के लेवल पे चिंता हुई है। जफर साहब, ये बहुत सीरियस एक सवाल है मेरा। ये कश्मीर से मामला जम्मू पहुंच गया है, आपने देखा ना? पिछले 4-5 दिनों में एक के बाद एक जो अटैक हुए हैं वो जम्मू में हुए हैं, और ये तब हो रहे हैं जब रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये तब हो रहा है जब आप 400 पार कह रहे थे और 240 पर सिमट गए हैं। देखिए रूबिका जी, दो उसके वजूहात है। पहली वजह ये जो आपने कहा कि उनको ऐसा लगता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार वही सरकार, इंडिया की सरकार वही मजबूत सरकार है और उसमें वही इच्छा शक्ति है, जो पॉलिटिकल विल है कि घर में घुस के मारने वाली जरा सा भी उसमें कोई न, बल्कि और जो है उसका कमिटमेंट और कन्विक्शन और बढ़ गया है कैसे आतंकवादियों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। दूसरी बात जो है वहां पर जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है। पहली बात पर इसलिए रुक रही हूँ जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। हाँ, ये पता लगा रहे हैं कि ये मोदी वही वाले मोदी हैं कि इस बार 240 वाले बदले मोदी हैं, है ना? तहसीन पुनावाला, आपको भी यही नजर आ रहा है? एक बात बस एक बार मैं ओपनिंग ले लेती हूँ, ओपनिंग रिमार्क सबके ले लेती हूँ। 10 सेकंड उसी से जुड़ी बात है जो आपने कहा कि देखिए, ये बात बताना चाहता हूँ, चूंकि हमारी बहन आरजू भी बैठी हैं और वो भी, उनको कहीं ना कहीं उनके भी तार जुड़े हुए लोगों से, वहां के पॉलिटिकल लोगों से जरूर बता दीजिएगा कि भारत एक मुल्क है जो ऐसे मौके पे, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे साथ में या जो ट्रेजरी बेंच हो, एक साथ दुश्मनों का जवाब देते हैं। और इस तरह के नापाक हरकत करने वालों को ये पता करना चाहिए, जानना चाहिए कि पूरा देश एक साथ है, एकजुट होकर आप पर जब कार्रवाई करेगा तो पूरा देश एक साथ रहेगा। आरजू, बेसिकली यहाँ पर एक तो वो पीस वाले कबूतर सफेद उड़ते हैं ना, वो वाला कबूतर आप नहीं, आप सिर्फ खत ले जाने वाला कबूतर है। खत ये है कि उसमें जानकारी ये है कि आप जाकर बता दें उन तमाम लोगों को जो आपको सुनते भी हैं और जो पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं कि देखिए, आप ये ना सोचें कि इस बार मोदी को 240 आए हैं तो वो पिछले वाला मोदी नहीं है। He knows how to deal with the terrorist। तहसीन पुनावाला, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है? और आप भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए अब भी? रूबिका जी, अवल तो अपने शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसके आपका शुक्रगुजार हूँ। और शुरुआत में जनरल के सिन्हा जी को आई वांट टू से थैंक यू। उनकी वजह से, उन जैसे अफसरों की वजह से हम सब सुरक्षित रहते, तो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। 2 या 3 चीज देखिए, क्योंकि आरजू जी आप बैठती है और पाकिस्तान से पत्रकार है, मैं अपनी सरकार के बारे में जो भी मेरी राय है पब्लिकली नहीं कहूँगा। भाजपा और मैं, हम प्राइवेट में लड़ेंगे, पब्लिकली हम इस फोरम पे नहीं लड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। हमने 26/11 के सारे सबूत दिए, सारे दस्तावेज दिए। पाकिस्तान ने तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि 26/11 उनकी जमीन से हुई थी, जब तक वो एक्सपोज नहीं हुए। दाऊद इब्राहिम मोइन पैलेस में रहता है कराची के अंदर, उसका बेटा मोइन, सबको पता है संडे कहाँ क्रिकेट खेलता है, उसका बेटे का नाम मोइन है। उसके बेटे की शादी जावेद मियादाद की बेटी से हुई, उस शादी के अंदर दाऊद इब्राहिम आए थे। फिर भी पाकिस्तान आपको कहेगी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता। अब हफीज सईद को छोड़िए, वो तो पाकिस्तानी सिटीजन था। दाऊद इब्राहिम तो भारतीय है,
तब भी पाकिस्तान एक नंबर का एक झूठा मुल्क है। वो दाऊद इब्राहिम जो एक भारतीय सिटीजन है, जो भारत में अपराधी है, जिसने भारत में बॉम्ब ब्लास्ट किए, उसको हैंड ओवर नहीं करेगा भारत में। उस मुल्क से बातचीत करते कोई मामले, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम रहे, चाहे फिर वो नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, सब ने, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, सब ने एक कोशिश की कि पाकिस्तान से बात भी करे। मोदी जी को भी किस लिए क्रिटिसाइज किए? वे गए थे एक अच्छी नीयत से गए थे, पहले टर्म में नवाज शरीफ को बुलाया था, मिला क्या है? मिला हमेशा धोखा है। पठानकोट में आईएसआई को बुलाया गया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आईएसआई को बुलाया गया, भारत की पाक जमीन पे आईएसआई को बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान इज एन अनट्रस्टेड कंट्री। ये वो बात है सेकंड लेवल, क्योंकि मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। हमें उनसे एक लाइन हमें उनसे चैनल्स इसलिए खुले रखने चाहिए क्योंकि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, और चैनल्स हमें एक सेकंड टियर कॉन्वर्सेशन बिहाइंड द सीन्स, वो ठीक है। पाकिस्तान के साथ कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, गलत है और होना भी नहीं चाहिए। है कि वो शायद हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो चैनल खुला नहीं रहेगा हो रहा है और वो हो ही रहा होगा। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बस एक सेकंड, नीलोफर मसूद, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही थी लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। नीलोफर साहिबा, प्लीज मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी यही मानता है, आरजू को अगर मैं छोड़ दूँ, वहाँ पाकिस्तान में बैठी है, अगर मैं ये ख़त्म करके उनसे फ़ोन पर बात करूँगी तो शायद वो भी यही बात कहेंगे जो तहसीन पुनावाला कह रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से बार बार ये वकालत क्यों कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? वो भी तब हमने 26/11 देखा, पठानकोट देखा, उरी देखा, हमने तो एक के बाद एक धोखा ही खाया है ना इस आतंकवादी देश से। देखिए रूबिका जी, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जंगें जो थी टेबल पर ही फिर डिस्कस किया गया कि हमें आगे स्ट्रेटेजी क्या करनी है। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता का भी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए क्या 2014 से लेकर आज तक उनको हैंडल करना आया है जम्मू कश्मीर? ये उनकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से जो मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए, चाहे रियासी है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो पुंछ है, ये एरिया जो है बिल्कुल 2 डिकेड्स तक यहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी। लेकिन आज ये लोग जो 10 सालों से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क्या इनका ये फर्ज नहीं बनता है ये एक्सेप्ट करें कि ये फेल हो गए हैं जम्मू कश्मीर को सही मानों में कंट्रोल करना और यहाँ पर पीस लाना? 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ये वादे किए कि जो मिलिटेंसी जम्मू एंड कश्मीर में है, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन 370 यहाँ है और 35A है, यही इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है इस मिलिटेंसी को कर्ब करने में। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा नए कश्मीर में? हमने देखा टारगेट किलिंग्स, हमने देखा जो हमारे पिलग्रिम्स जिनको जम्मू कश्मीर के लोग अपने कांधों पर उठाकर नीलोफर साहिबा, आपने कैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है? मुझे लगता है कि आप, मैं पूरी बात आपके, अच्छा 30 सेकंड्स और देती हूँ। ऑल राइट, ठीक है, मुझे 30 सेकंड्स दे दीजिए। हाँ ठीक है। वही शरणार्थी जो यहाँ आते हैं, वही पिलग्रिम्स जो यहाँ पर आते हैं, बदकिस्मती से उनको टारगेट किया जाता है। आम शख्स वो जाए तो जाए कहाँ? न कोई सुनने के लिए है, न कोई यहाँ पर उनका मसला कोई हल करने के लिए है। अब जाकर कहीं सिचुएशन अगर थम गई थी 5 अगस्त 2019 से पहले, आप आंकड़े देख लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए, देयर इज क्लियर शिफ्ट ऑफ मिलिटेंसी फ्रॉम वन पीसफुल रीजन टू अदर। पहले पीसफुल, अब ये भी नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले आप हमेशा यही कहती रहती है बातचीत, ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन मेरे ख्याल से 30 सेकंड अब खत्म हो गया है। मैं चाहती हूँ नीलोफर साहिबा, आप स्क्रीन पर मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन 370 के बाद नीलोफर साहिबा प्लीज नीलोफर जी मेरी बात सुनिए। 370 के बाद अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कुछ बदलाव नहीं आया। क्या हुआ है कश्मीर में? एक आतंकी घटना आपने देखी है? इसमें कोई शक नहीं है। कितने हजार करोड़ का वहां निवेश आ गया है। आतंकवादी हमले एकदम सिफर के राह पर चल चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। नीलोफर जी, खुदा के वास्ते, डेटा झूठ नहीं बोलता है, आपकी आइडियोलॉजी झूठ बोल सकती है, आपकी एलिजेंस टू अ पर्टिकुलर पार्टी झूठ बोल सकती है, लेकिन मैं तो आंकड़े दिखा रही हूं। नीलोफर, आतंकी हमलों की बात कर रही हूं। 370 हटने के बाद कभी सोचा था लाल चौक पर तिरंगा फहराएगा? कभी सोचा था कि बच्चे जो स्कूल से दूर रहते हैं महीनों तक
आज एक पत्थरबाजी नहीं होगी। कभी सोचा था आपने कि इतनी शानदार तरीके से वोटिंग हो जाएगी? कभी सोचा था आपने कि एक बुलेट नहीं चलेगी, एक बैलेट नहीं चलेगा? जो हम कीमती जाने जाया हो रही है रोज हमारी, चाहे वो सिक्योरिटी। अरे लेकिन जो लंबा सफर तय किया है नीलोफर मसूद, खुदा के वास्ते वो उस लंबे सफर का एक नुक्ता तो सच बता दीजिए, एक नुक्ता। मैं नहीं कह रही हूँ, माशाल्लाह सर पे दुपट्टा डाला हुआ है, खुदा से खौफ करने वाली आप होंगी नीलोफर मसूद। इतना तो बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर को आपने और खासकर कश्मीर को 370 से पहले जो देखा था, आज जो देख रही है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं रूबिका जी आपसे पूछती हूँ, जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है इसका? क्या वो मैं आपको बता रही हूँ, जो जिम्मेदार थे वो सब के सब आज पछता रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, सुना आपने, वो कह रही हैं कि टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। वो कह रही है मामला जो है अब जम्मू तक बढ़ गया है। मेरे ख्याल से वो सुन नहीं पा रही है। ठीक कीजिए। ऑर्डर आया हुआ है। नीलोफर मसूद जी, आपका समय खत्म हो गया, मुझे आप अपनी बात करने दीजिए। पहली बात तो शायद आपने आंकड़े नहीं देखे, आप बोल रही हैं क्या फर्क पड़ा है? मिलिटेंसी में फर्क पड़ा है, बिल्कुल खत्म पे मिलिटेंसी आ गई। आप जरा देखिए, जो कैजुअलिटी होती थी, अब वो कैजुअलिटी चाहे सिविलियंस की हो या आर्मी की हो, वो किस पे कितनी बड़ी कमी आई है। 86% सिविलियन के कैजुअलिटी कम हुई है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक मिनट जरा सुन लीजिए पहले, उसका आप नीलोफर जी आप जवाब दे दीजिएगा मेरी बात को। अरे आपकी जवाब दे दीजिएगा, सुन ले तो लीजिए। आप यही क्या अपनी बात सुननी नहीं चाहते? आप कहते कि पत्थर जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, क्या स्टोन पेल्टिंग हो रही है? अभी स्टोन पेल्टिंग हो रही है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया। और उसके बाद 1% वोटिंग होती थी, अभी आप देखिए 50, 60, 40, 50, 60, 70% वोटिंग हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि लोगों में वो खौफ जो था मिलिटेंसी का वो कम हुआ है। नीलोफर मसूद, आप लगातार बोलेंगी, आपको लगता है उससे कोई हल निकल पाएगा? आपने अपनी बात कह दी। आप कह रही 370 हटने के बाद कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई, ठीक है? आप ये मान रही हैं कि 370 से कुछ नहीं हुआ है। हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं ना, 370 से क्या क्या हुआ है। आपने अपने सपने में भी कभी सोचा था कि 30 साल में 50% वोटर्स टर्न आउट होगा? सपने में भी सोचा था आपने? पिता रहे, पिता के बेटे रहे, उससे पहले पिता रहे, पिता की बेटी रही। अब इस बार जो है 46-47% वोटिंग हुई। ये फर्क पड़ा है। लोगों को जो दहशतगर्दी से जो दहशत था वो खत्म हो गया है। आप खुद अपने आंखों से देख रही है कि वहाँ पर पथराव नहीं होते हैं, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, लोग आजाद ख्याल से घूम रहे हैं, डर का माहौल खत्म हो गया है। और ये सारी चीजें उस वक्त पॉसिबल हुई। और जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड बस मैं इतना बता दूं। नीलोफर मसूद साहिबा, आप जो ये सोच रही है ना कि 370-35 पर जो नैरेटिव आप बना रही हैं और ये जो है यू टर्न इससे कभी हो सकता है, ये कतई नहीं, कभी नहीं होगा। आप कितना माहौल बनाने की कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा। जनरल सिन्हा, ये नहीं होगा। आप कुछ कर लीजिए। अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा कि मिलिटेंसी का जिम्मेदार 370 है। ये मैं हटा दिया ना उसको। आप लगातार बोल रही हैं, मेरा नाम लिया गया है। होगी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? होगी। जनरल सिन्हा, क्यों नहीं खत्म हो रही है मिलिटेंसी? देखिए रूबिका जी, मिलिटेंसी नहीं खत्म होने के, खत्म तो क्या कहिएगा कि जो अभी शुरू हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है, उसका एक ही कारण है। हम पूरा का पूरा एड्रेस हम एलओसी की अपनी तरफ करते हैं। हम जितने भी पैरामीटर्स हम कर रहे हैं तो उसका एक उसका लिमिटेशंस है। आप अपनी जगह करेंगे जो जहां से एक्चुअल मिलिटेंसी आ रही है, जो रूट कॉज है, उसके एड्रेस में हमारी कमियां अभी भी रही है। देखिए, बहुत अदृश्य हाथ लोगों को मार रहे थे, जो उनके टॉप लीडर्स हैं जो आतंकवाद करते हैं। ये उनकी डेस्परेशन है। और ये समझ कर रखिए रूबिका, ये एक कांस्टेंट हम फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान का फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट 1947 से चल रहा है और आज तक रहेगा, आने वाले समय तक रहेगा, जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशंस जो है बैठ करके नहीं होती। ये चीजें स्ट्रेटेजिक कंडीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। या तो पाकिस्तान मान जाए, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है क्योंकि उसकी फितरत ये है और उसको कोई भी चढ़ा दे, फ्रंट लाइन बनने के लिए तैयार है। अभी आपको देखिए, उनके टॉप लीडर्स तो वहां पर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। कौन कर रहा है? ऐसा ही कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी कर रही है, हमें पता नहीं।
मगर हो रहे हैं। अब अभी ये जो जो आ रहे आप हैं, बात कह रहे हैं ना जनरल सिन्हा, इसी मसले को मैं जरा आरजू के पास ले जाती हूँ। तहसीन, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। हाँ आरजू, बताइए ये बात किससे करें? अभी आज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं, फिर वो कल जेल में चले जाएंगे, फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे, फिर उनसे आधी बातचीत होगी, फिर उसके बाद कल को इंशाल्लाह आप बन जाएं, फिर आपसे बात करनी होगी, फिर अचानक खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, फिर किसी और को पकड़, मतलब कहाँ किससे बात करें, किससे बात देखिए करें? पाकिस्तान में सिविलियंस की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आपको आर्मी से या आर्मी चीफ से ही या जो डीप स्टेट है उसी से बात करनी होगी। आपको अगर प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगी, उन्होंने जाके भी वहीं पे जीएसक्यू में ही पूछना है कि सर मैं क्या जवाब दूं। ठीक है, मैंने तो ये तक सुना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना लैंग्वेज भी नहीं खोला है कि पता नहीं कब वापस जाना पड़ जाए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे ऐसे बैठे हैं कि उनको पता नहीं कब ऑर्डर आ जाए और कहें कि जी निकलो यहाँ से और वापस घर जाओ। तो यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही आते हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं, पर वो क्या बात समझिए ना, हमारा भी एक कैरेक्टर है, हिंदुस्तान का, देश का एक कैरेक्टर है। हाँ जनरल सिन्हा, और वो कैरेक्टर ये कहता है कि हम आतंकियों से बात नहीं करते हैं, हम आतंकियों के सामने सिर्फ और सिर्फ वो हमारी गोलियां बात करती है और कोई बात नहीं करता है। तहसीन पुनावाला, दो चीजें रुबिका जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है, किससे बात करें पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में एक ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो उनकी आर्मी है, और उस आर्मी का बेसिस है भारत के खिलाफ नफरत। नो अदर इंस्टीट्यूशन देयर, कुछ हद तक उनकी सुप्रीम कोर्ट, बट नो अदर इंस्टीट्यूशन देयर इज प्रोफेशनल। पाकिस्तान आर्मी इज द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड दैट ओन्स अ कंट्री। हमेशा एक देश की सेना होती है, ये सिर्फ एक ही सेना है दुनिया भर में जिसका खुद का एक मुल्क है। तो वो एक प्रोफेशनल यूनिट है, लेकिन उसका बेसिस है भारत के खिलाफ नफरत। उनसे हम बात नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे अपनी बात समाप्त करूंगा। जब कारगिल वॉर चल रहा था, भारत ने कैसे एक्सपोज किया? जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके सबऑर्डिनेट जनरल से बात कर रहे, इंडिया ने फोन टैप रिकॉर्ड किया कि हमें और सेना भेजनी है कारगिल के अंदर, लेकिन जो वजीर आजम है नवाज शरीफ, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए। ये तो वहाँ पे आलम है, आर्मी चीफ। क्या आप हमारे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस है, मेरे भाजपा से बहुत पॉलिटिकल नहीं, मैं समझ रही हूँ तहसीन, इस मामले में आप बहुत समझदारी दिखाते हैं और ये काबिले तारीफ है। 10 सेकंड जफर इस्लाम साहब, ये बताइए बड़ी और अच्छी खबर कब मिलने को या देखने को मिलेगी? देखिए, जरूर मिलेगी, लेकिन मैं उससे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो पाकिस्तान से हमारी बहन बैठी है। उसने आज टीवी पे सच्चाई बताई पाकिस्तान की कि वहां किसी की हैसियत नहीं है सिवाय आर्मी। और मैं तहसीन से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूं कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो रोग आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी का वो सब काम नहीं है कि टेररिज्म फैलाना। प्रोफेशनल आर्मी का अपनी सरहद को ये तो हमारी सेना जानती है उनसे कैसे डील करना है। आप लोगों को ये समझना होगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से कैसे डील करें। सेना को जो काम करना है वो तो कर ही देगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनको आपको टेबल पर लाना होगा। बाकी सब तो चलिए बात की बात है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और खासकर वो इलाके जहां पर आतंकी घटनाओं का अलर्ट जारी हो गया है, चाहे वो पंजाब का पठानकोट हो या उत्तर प्रदेश का अयोध्या। आप लोगों से ये इल्तिजा है कि अपना ख्याल रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।